नमस्ते दोस्तों। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी गलतियां करते हो या कितनी धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते हैं। इसलिए आपकी कोशिश को यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर वो सच्चे दिल से कोशिश कर रहा है तो वो उनसे बेहतर है जो कोशिश ही नहीं करते हैं और सिर्फ भाग्य के भरोसे रहते हैं। इसलिए निरंतर जो भी प्रयास करता है उसे मैक्सिमम लोग जो हैं वो सक्सेस हो ही जाते हैं। इसलिए अपने परिश्रम पे विश्वास रखें। तो इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 30 अप्रैल 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल है कि अस्पताल के आरोपों पर न्यायालय का फैसला, सुधार का अवसर। यहाँ पे सिंपली कहा जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स और पब्लिक हॉस्पिटल्स के जो ट्रीटमेंट के रेट्स होते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लें मोतियाबिंद का, जहां मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए सरकारी अस्पतालों में लगभग 10,000 रुपये खर्च होते हैं, वहीं अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां लगभग 30,000 से लेके 1.5 लाख तक खर्च हो जाते हैं एक मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा ट्रीटमेंट का जो रेट है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसी के लिए जो है सरकार इसको विनियमित करने के लिए प्रयास कर रही है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां जो मनमाने तरीके से रेट लगाए जाते हैं ट्रीटमेंट्स को, उसको नियंत्रित किया जा सके केंद्र सरकार के द्वारा। उसी के लिए जो है क्लिनिक प्रतिष्ठान पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 के नियम 9 को लागू करने की बात की गई है, जिसमें नैदानिक प्रतिष्ठान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित और जारी की गई दरों की सीमा के भीतर प्रत्येक प्रकार की प्रक्रियाओं और समय समय पर राज्य सरकारों के परामर्श से जो है विभिन्न प्रकार के सेवाओं की दरें निर्धारित की जाएगी। ठीक है, इसलिए जो है ये याद रखेगा क्लिनिक प्रतिष्ठान पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 के नियम 9, जिसके खंड 2 में ये सारी बातें कही गई है। उसके बाद इस आर्टिकल में एक वर्ड यूज किया गया है यार्ड स्टिक प्रतियोगिता, क्या होता है। उसके बाद मानक उपचार निर्देश, इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। ये मानक उपचार निर्देश जो है जिन्हें क्लिनिकल दिशा निर्देश या फिर क्लिनिकल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, जो साक्ष्य आधारित चिकित्सा और देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान का घटक है और स्वास्थ्य प्रणाली स्तर पर यह सेवाओं की योजना बनाते हैं और लागत निर्धारण में मदद करते हैं। ठीक है, ये जो है वो सही तरीके से हेल्थ सेक्टर को क्रियान्वित करने के लिए प्लानिंग करते हैं और वहां के प्राइस का निर्धारण करते हैं कि कितना ज्यादा बाजार के अनुकूल है या नहीं। उसके बाद एक और शब्द है यहाँ पे ओओपी, ये ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है आउट ऑफ पॉकेट। मतलब कि इसका सिंपल मतलब समझिएगा कि जितने भी मेडिकल खर्चे जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के थ्रू कवर नहीं होते हैं उन्हीं को कहा जाता है आउट ऑफ पॉकेट या फिर ओओपी। तो क्या क्या कार्यान्वयन में समस्याएं हैं जिसके कारण जो ट्रीटमेंट के रेट्स में इतने बड़े गैप्स है, खास के सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल। तो हर एक चीज को जो है इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है पोल्ट्री उद्योग को तत्काल सुधार की आवश्यकता। अभी वर्तमान समय में जो है H5N1 इसी को कहा जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा ए। तो अभी वर्तमान समय में H5N1 का वर्तमान प्रकोप जो है एक आपदा आने की प्रतीक्षा कर रहा है। अभी भी जो है जैसे कि रांची का ही एग्जाम्पल ले ले तो वहाँ पे भी हाल ही में जो है चिकन से संबंधित अनेक बीमारियां चिन्हित की गई है। और भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती है वैसे वैसे जो है चिकन से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियां जो है जो छोटे छोटे पक्षियों से मानव में संक्रमित होते हैं, जिसके कारण पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसी के साथ साथ मानव के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि विशेषज्ञ 10 वर्षों से भी अधिक समय से औद्योगिक पशुधन उत्पादन में असुरक्षित स्थितियों पर खतरे की घंटी का संकेत दे रहे हैं। इसमें H5N1 का लगातार जो है प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इसमें मुख्य समस्या जो है खास के मुर्गा के उत्पादन में बहुत ज्यादा जो है एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जा रहा है। इसी कारण जो है गिद्ध की संख्या लगभग समाप्त हो गई है, वल्चर की। ठीक है, और इसका मुख्य समस्या जो है कहीं ना कहीं दूषित वातावरण, क्योंकि पक्षियों का जहां पालन होता है, जहां मुर्गियों फार्म को बनाए जाते हैं वहां बहुत ज्यादा गंदगी होती है। स्वच्छता का कोई भी मानदंड जो है सही तरीके से अपनाया नहीं जाता है और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि H5N1 से लगभग 52% मृत्यु दर है। ठीक है, अगर 100 व्यक्ति को
H5N1 से संक्रमण होता है तो लगभग उसमें 52 व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है अंततः। इसलिए जो है सरकार को इसके लिए बहुत तेजी से एक सीरियस कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे H5N1 के प्रसार को हम लोग भारत में रोक सके। ठीक है, तो इसको हम लोग विचार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, वाई आर अनक्लास्ड फॉरेस्ट मिसिंग, तो अवर्गीकृत वन गायब क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता क्या है। ये मेनली जो उस तरह के फॉरेस्ट होते हैं, तो ये मेनली उस तरह के फॉरेस्ट या फिर वेस्टलैंड, ये याद रखिएगा वेस्टलैंड होते हैं जिसका अधिकार जो है गवर्नमेंट या फिर किसी निजी इंडिविजुअल के पास होता है। और ये मुख्यतः जो है इस तरह के अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितने भी फॉरेस्ट है उसको माने जाते हैं, या फिर गुजरात के बहुत बड़े जंगल के भाग को जो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट के रूप में माना जाता है, जो कि इसका प्रबंधन जो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट का वो किया जाता है लोकल कम्युनिटीज के द्वारा है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता क्या है। उसके बाद एक और आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी क्या हो रहा है कि वैश्विक स्तर पे इटली का एक शहर है वेनिस, जहां पे बहुत बड़ी संख्या में जो है टूरिस्ट आते हैं। तो वहां पे दिन भर का चार्ज है लगभग 8:30 AM से 4 PM तक 5 यूरो जो है वहां का फीस लगा दिया गया है, जिससे कि जो ओवरबर्डन है वेनिस जैसे शहर में इटली का उसको कम किया जा सके। ठीक है, उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं जिसको आगे हम लोग देख लेंगे, जैसा चिल्ड्रंस हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, उनको रिलैक्सेशन दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें पहला आर्टिकल जो है जो हॉस्पिटल्स के चार्जेज हैं, खास के इतना बड़ा अंतर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स और पब्लिक हॉस्पिटल्स मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इन दोनों के फीस में जो है बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए सरकार जो है प्रयास कर रही है। इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल फरवरी में एक PIL पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निजी क्षेत्र में अस्पताल प्रक्रियाओं की दरों को विनियमित करने के तरीके खोजने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका और निर्देश के लिए ट्रिगर उच्च प्रक्रिया दरें और उनकी बड़ी विविधता भी थी। यहाँ पे क्लियर कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर केंद्र सरकार जो है वो निजी अस्पतालों के ट्रीटमेंट की अगर दरों को सही तरीके से विनियमित करने में सक्षम नहीं है तो फिर ये काम न्यायालय भी कर सकता है। तो इसी में जो है सर्जरी की प्रक्रिया के लागत के बारे में एक एग्जाम्पल दिया गया है मोतियाबिंद की सर्जरी का, जहां पर देखा जाता है कि सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद की सर्जरी केवल 10,000 रुपए में हो जाती है, वहीं अगर निजी अस्पतालों की बात करें तो वहां पे लगभग 30,000 से 1,40,000 के बीच में जो है खर्च होता है। तो इसी के लिए जो है एक अधिनियम लाया गया है, क्लिनिकल प्रतिष्ठान पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 के नियम 9 को लागू किया गया है। इसी के खंड 2 में कहा जाता है कि नैदानिक प्रतिष्ठान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित और जारी की गई दरों की सीमा के भीतर प्रत्येक प्रकार के प्रक्रियाओं और समय पर राज्य सरकारों के परामर्श से सेवाओं के लिए दरें वसूलेगी। यदि यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है कि यदि सरकार दरों को विनियमित करने के तरीके खोजने में विफल रही है तो न्यायालय ने केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना दरों को एक अंतरिम उपाय के रूप में फैसला सुनाया है। ठीक है, इसी के लिए जो है एक अंतरिम उपाय के रूप में फैसला सुनाया गया है। आगे कहा जाता है कि मूल्य निर्धारण के लिए बेंचमार्क क्या है, तो अनियमित बाजार संचालित परिदृश्य, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता उचित कीमतों और देखभाल के अधिक प्रावधान के माध्यम से लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक संभावित समाधान उसी को कहा जाता है यार्ड स्टिक प्रतियोगिता में नियामक अधिकारियों द्वारा बाजार अवलोकन के आधार पर बेंचमार्क कीमतें निर्धारित करना शामिल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यार्ड स्टिक प्रतियोगिता क्या होता है। इसके आधार पर जो है नियामक अधिकारियों द्वारा बाजार का अवलोकन किया जाता है कि सही तरीके से जो है ट्रीटमेंट का दर को निर्धारित किया जा सके। हालांकि इस दृष्टिकोण को यहाँ पे विविध रोगी प्रोफाइल के अनुसार चेंज भी किया जाता है। अविश्वसनीय मूल्य डेटा और कमजोर नियामक ढांचे के कारण भारत में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो लंबे इंतजार के समय, कथित सेवा गुणवत्ता के मुद्दे और रोगी सूचना अंतराल के कारण, ठीक है, यहाँ पे रोगी की जो सूचना है वो देर से पहुंचती है, या फिर आपूर्तिकर्ता प्रेरित मांग के जोखिम को बनाए रखते हुए केवल सरकारी अस्पतालों से प्रतिस्पर्धा पर निर्भर रहना अपर्याप्त है। इसी के लिए जो है अभी वर्तमान समय में रेगुलेट किया जा रहा है, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो ट्रीटमेंट के प्राइजेज हैं। इसी में बात किया जाता है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, उसी कहा जाता है STG,
मतलब कि मानक उपचार दिशा निर्देश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी को कहा जाता है जिन्हें क्लिनिकल दिशा निर्देश या फिर क्लिनिकल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। साक्ष्य आधारित चिकित्सा और देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान का घटक है। स्वास्थ्य प्रणाली स्तर पर यह सेवाओं की योजना बनाता है और लागत निर्धारण में मदद करता है। इसलिए जो है एसटीजी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि बहुत सी समस्याएं भी देखी गई है। न्यायालय ने कहा है कि मूल्य निर्धारण संबंधी चर्चाएं मूल्य निर्धारण के लिए एक बेंच मार्क के साथ शुरू होनी चाहिए। तो इसी के लिए जो है एसटीजी प्रासंगिक नैदानिक आवश्यकताओं, देखभाल की प्रकृति और सीमा और आवश्यक कुल इनपुट की लागत को स्थापित करने में मदद कर सकता है, जिससे कि जो भी अस्पताल चला रहे हैं उसे भी घटाना हो, ठीक है। तो एसटीजी उन कन्फाउंडर्स को संबोधित कर सकते हैं जो व्यक्तिगत जरूरतों का जवाब देने के लिए नैदानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न अस्पताल प्रक्रियाओं के लिए देखभाल के विभिन्न स्तरों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये एसटीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी में कहा जाता है कि सीमित नियामक क्षमता को देखते हुए एसटीजी निर्माण और अपनाने के लिए आवश्यक है कि प्रदाताओं का जो राजस्व है उसका कम भुगतानकर्ता से जुड़े, मतलब कि कम खर्च हो सके, पेशेंट का कम से कम अतिरिक्त बोझ पड़ सके अपने इलाज का। उसी के लिए जो है ओओपी आया है, ठीक है। प्रदाताओं को कम आउट ऑफ पॉकेट भुगतान स्तर वाली अधिकांश आबादी को कवर करते हुए पूल किए गए भुगतानों से प्रतिपूर्ति पर भरोसा करना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं ओओपी क्या होता है, मतलब कि आउट ऑफ पॉकेट ये तभी होता है जितने भी हम लोगों ने इंश्योरेंस प्लान लिए हैं उससे अगर बाहर कोई भी हेल्थ के चार्जेस लगाए जाते हैं किसी हॉस्पिटल्स के द्वारा, तो उन सारे चार्जेस को कहा जाता है आउट ऑफ पॉकेट, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं आउट ऑफ पॉकेट होता क्या है। हालांकि इसमें बाधा आएगी यदि प्रदाता प्रतिपूर्ति भुगतान के विकल्प या फिर एड ऑन के रूप में ओओपी भुगतान के साथ बाजारों तक पहुंच सकती है। कई देशों ने समन्वित स्वास्थ्य देखभाल खरीद सुधारों के माध्यम से इन कठिन उपलब्धि को हासिल किया है, जिससे यह उजागर होता है कि मूल्य निर्धारण के मुद्दे जो है वो कानून व्यवस्था की समस्याओं के बजाय स्वास्थ्य प्रणाली की समस्या है, ठीक है। कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, ये स्वास्थ्य प्रणाली की समस्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं क्लियर कर दिया हूँ, क्योंकि भारत में जो है कुल स्वास्थ्य व्यय का आधे से अधिक जो है ओओपी होता है, मतलब कि वो भारत में जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस है उसके बाहर चले जाते हैं। तो ओओपी क्या होता है, अगर मेडिकल टर्म में समझे, द अमाउंट ऑफ मनी अ पेशेंट पेज फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस दैट आर नॉट कवर्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो होता है उसमें इंक्लूडेड होता है डिडक्टेबल, को इंश्योरेंस, को पेमेंट्स एंड कॉस्ट फॉर नॉन कवर्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। तो इसे याद रखेगा, ओओपी होता क्या है, ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट, मतलब कि जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कवर नहीं करता है, ठीक है। तो क्रियान्वयन की भी समस्या देखी जा रही है। इसी कारण जो है प्राइवेट हॉस्पिटल जो है अपने मनमाने तरीके से ट्रीटमेंट के चार्जेस लगाते हैं। जब प्रवर्तन तंत्र कमजोर होता है तो यह प्रभाव अस्थायी हो जाता है, क्योंकि समग्र वातावरण अपरिवर्तित रहता है। तो सुझाए गए उपायों को भारी परिवर्तन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। केवल 11 राज्य ही हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को अधिसूचित किया है। यह ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ 11 राज्य ऐसे हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश जिसने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को अधिसूचित किया है और इसका कार्यान्वयन कमजोर बना हुआ है, जिसमें सामर्थ्य, देखभाल की गुणवत्ता और प्रदाता व्यवहार पर प्रभाव के बारे में बहुत कम या फिर कोई सबूत नहीं मिलता। इसी कारण जो है इस तरह की समस्याएं देखी जाती है, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में मनमाने तरीके से प्राइस लगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा की भी कमी देखी जाती है। जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया है और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने सामान्य परिस्थितियों के लिए एसटीजी, मतलब कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस विकसित करने और व्यापक लागत ढांचे को अपनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। लेकिन निजी अस्पतालों की सीमित भागीदारी ही नहीं होती निजी अस्पतालों की, ठीक है। उसी कारण जो है प्रतिनिधित्व और सटीक लागत डेटा की कमी के कारण प्रगति अभी भी बाधित है, ठीक है। यह निर्णय एक प्रमुख स्वास्थ्य प्रणाली समस्याओं को हल करने के लिए प्रभावी प्रक्रियाएं बनाने का एक अवसर देता है। दर मानकीकरण नीतियां व्यवहार आसानी से कार्यान्वयन योग्य होनी चाहिए और स्थापित मूल्य खोज प्रथाओं का पालन किया जाना चाहिए, जिससे कि प्राइवेट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे जो भी ट्रीटमेंट के दर लगाए जाते हैं उसको विनियमित किया जा सके सरकार के द्वारा, ठीक है। ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो खास के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पे जो ट्रीटमेंट के प्राइस निर्धारित किए जाते हैं वो बहुत ही
मनमाने तरीके से किया जाता है। अगर हम लोग तुलना करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तो दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है, उसी को फुलफिल करने के लिए लगातार जो है सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अभी देखा जा रहा है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म्स, मतलब कि पोल्ट्री उद्योग को तत्काल सुधार की आवश्यकता है। लगातार देखा जा रहा है H5N1 की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। बहुत जगह जो है H5N1 का वायरस जो है तेजी से फैलता जा रहा है, इसके इन्फेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसी के लिए जो है सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जितने भी पोल्ट्री इंडस्ट्रीज हैं वहाँ की समस्या क्या है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है गंदगी होती है, वहाँ अस्वच्छता होती है। ठीक है, प्रदूषण ज़्यादा होता है, जिसके कारण भी H5N1 जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अभी वर्तमान समय में H5N1 का जो मृत्यु दर है लगभग 52% है। मतलब कि अगर 100 व्यक्ति को H5N1 वायरस इन्फेक्ट कर देती है, उससे लगभग 52 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे ध्यान रखने की जरूरत है। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो H5N1 का वर्तमान प्रकोप एक आपदा आने की प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, आपदा का संकेत दे रहा है, क्योंकि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 10 वर्षों से अधिक समय से औद्योगिक पशुपालन उत्पादन में असुरक्षित स्थितियों पर खतरे की घंटी को चिन्हित किया गया है। तो भारतीय पर्यावरण कानूनी परिप्रेक्ष्य में कृषि पशुओं के कल्याण पर चर्चा करने का इससे अधिक दबाव वाला समय कभी नहीं हो सकता। अभी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो गई है। ठीक है, जो भी पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है, तो भारत के पर्यावरण कानून और विनियमन को यह प्रतिबिंबित करना चाहिए जितने भी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट हमें क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट हमें क्या दिखा रहे हैं कि पशु कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य और जैव विविधता संरक्षण एक स्वास्थ्य सिद्धांत के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। इसलिए जो है हमें ध्यान रखना होगा कि जितने भी पोल्ट्री फार्मिंग हो रहे हैं उससे और क्या क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं, चाहे वो मानव के समाज हो या फिर पर्यावरण हो या फिर पारिस्थितिकी तंत्र हो, जैव विविधता हो, इस पर भी बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। इसी में कहा जाता है कि जैव सुरक्षा मुद्दे का पैमाना, पहला H5N1 संक्रमण जो है 1997 में हांगकांग में मुर्गियों से सीधे मनुष्यों में फैल गया था, और भारत में H5N1 का पहला रोगी जो है वो 2006 में महाराष्ट्र में सामने आया, और दिसंबर 2020 और 21 की शुरुआत में H5N1 का प्रकोप और तेजी से बढ़ गया और लगभग 15 राज्यों में फैल गया। तो इस रोगजनक ने कई प्रजातियों की बाधाओं को पार कर दिया, जिससे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना तेजी से H5N1 बढ़ा कि पहले तो पशुओं से या पक्षियों से मानव में ट्रांसमिट हुआ, उसके और अनेक जानवरों में ये ट्रांसमिट हो गया, जिससे कि आर्कटिक में ध्रुवीय भालू और अंटार्कटिका में सील और सीगल की मृत्यु हो गई H5N1 से। ठीक है, तो मनुष्यों के मामले में WHO का अनुमान है कि H5N1 के लिए मृत्यु दर जो है वो 52% है, जो 2003 से इस वायरस से पीड़ित लगभग 888 लोगों से दर्ज की गई लगभग 463 मौतों पर आधारित है। याद रखेगा H5N1 को कहा जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा ए। इसी से जो है मानव संक्रमण के लगभग सभी मामले संक्रमित पक्षियों या फिर दूषित वातावरण के निकट संपर्क से होता है H5N1 का संक्रमण। ठीक है, तो देख सकते हैं किस तरह से जो है पक्षियों से मानव में जो है ट्रांसमिट होता है। तो H5N1 का प्रसार कैसे होता है, तो H5N1 का प्रसार मुख्यतः जो है दूषित वातावरण, मुर्गियों को उच्च घनत्व वाले जैसे कि तार वाले पिंजरों में रखा जाता है या फिर बैटरी वाले पिंजरों में ठूस ठूस कर रखा जाता है, इतना ज़्यादा गंदगी होता है, उसी कारण जो है H5N1 जैसे वायरस पनपते हैं। गंध, सूक्ष्म कण और अन्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण जो है वायु गुणवत्ता और अपशिष्ट की समस्या भी जो है कहीं ना कहीं H5N1 का मुख्य कारक बनता जा रहा है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 5000 से अधिक पक्षियों वाली पोल्ट्री इकाइयों को प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये किया गया है CPCB के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जहां भी 5000 से अधिक पक्षियों को एक साथ पाला जा रहा है पोल्ट्री फार्म में, वहां पे उसको प्रदूषणकारी उद्योग घोषित कर दिया गया है, जिसे स्थापित करने और संचालित करने के लिए अनुपालन और नियामक सहमति की आवश्यकता होती है। और कुछ पोल्ट्री औद्योगिक इकाइयों को कानून का उल्लंघन करने के कारण CPCB द्वारा बंद करने का भी नोटिस जारी किया गया है, जिसके कारण जो है जहाँ पे बड़ी संख्या में जो है मुर्गा की फार्मिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ पे किसानों को नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि अव्यवहारिक तरीके से इसका उपयोग हो रहा है। जैसे रोग निरोधी जितने भी एंटीबायोटिक्स होता है और विकास प्रवर्तक के रूप में पक्षियों को नियमित रूप से एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ताकि अधिक लाभ के लिए अधिक जानवरों को पाला जा सके। तो विशेषज्ञों का मानना है कि प्रोटीन की बढ़ती मांग से
पशुधन में एंटीबायोटिक्स के उपयोग में वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो अस्वच्छ परिस्थितियों में जानवर को भी प्रतिकूल प्रभाव हो रहे हैं। अस्वच्छ परिस्थितियों में जानवर को भारी मात्रा में रखा जा रहा है और इसका न केवल जानवरों के कल्याण और उनके प्राप्त भोजन का उपभोग करने वाले स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि इन सुविधाओं पर काम करने वाले, जहाँ पे ये इन फार्मों में जो लोग काम करते हैं उनके भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और जो आसपास में और भी जो घरें हैं, जो और लोग निवास करते हैं, उनके भी स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इन उद्योगों द्वारा उत्पन्न वायुमंडल में उत्सर्जन, जल प्रणालियों में अपशिष्ट पदार्थों और मिट्टी में ठोस अपशिष्टों का प्रभाव मनुष्यों, अन्य जानवरों और पर्यावरण द्वारा महसूस किया जाता है। तो निगरानी के साथ साथ कानूनी और नियामक तंत्र को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है। ठीक है, तो इन सुविधाओं पर जितने भी जो ये पोल्ट्री फार्मिंग होती है उससे जो मल निकलते हैं, उत्पन्न मल पदार्थ को अगर हम लोग खेत में उपयोग करते हैं एक फर्टिलाइजर के रूप में, वहां पे भी समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि बहुत जितना उपयोग की जरूरत है किसी खेत में फर्टिलाइजर की, उससे ज्यादा जो है फर्टिलाइजर उपलब्ध होता है, तो खेतों में भी जो मिट्टियों की गुणवत्ता को भी यहाँ पे खराब कर देता है। तो उत्पन्न मल पदार्थ को स्थानीय किसानों द्वारा उर्वरक के रूप में उपयोग करने के लिए समय समय पर एकत्र किए जाते हैं, और ढेर में जमा खाद की मात्रा भूमि की वहन क्षमता से अधिक हो जाता है। ठीक है, जितनी आवश्यकता होती है उससे ज्यादा हो जाता है और प्रदूषक बन जाता है। तो किसानों की शिकायत है कि उनकी फसलें खराब हो रही है और कचरे के ढेर जो है वो अनेक प्रकार के विभिन्न मक्खियों को जन्म दे रहे हैं, उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन बना दे रहे हैं, जैसे रोग फैलाने वालों के लिए एक प्रजनन स्थान बन रहा है। ठीक है, तो निवासियों को घरों के अंदर कीटनाशकों का छिड़काव करने और उपाय अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कि सांस लेने में कठिनाई होती है और मतली जैसी गंध आती है। तो इसी में देख लेते हैं क्रूरता निवारक अधिनियम 1960 बनाया गया, मेनली जो है पशुओं को प्रति जो है जो भी क्रूरता अपनाया जाता है उससे बचाने के लिए। तो जानवरों को क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों के तहत गहन कारावास, ठीक है, में रखना एक अपराध है, मतलब कि उसे बंद करके पिंजड़े में रखना भी एक अपराध है। इसके अलावा इन औद्योगिक सुविधाओं में परिचालन गतिविधियों के कारण अंग भंग, कोई भी अंग काट देना, भूखा रखना, प्यासा रखना आदि कारण जानवरों को अनावश्यक दर्द और पीड़ा होती है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस व्यक्ति को जेल भी हो सकता है। ठीक है, भीड़ भाड़ और अन्य दुर्व्यवहार जो क्रूरता निवारक अधिनियम 1960 का उल्लंघन करती है, और इसके कारण जो है अनेक प्रकार के दंड भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कानूनी सुधार क्या क्या किए जा सकते हैं। तो 2017 में भारत के 269वें विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा मेमोरियल सेंटर के एक अभ्यावेदन को रिकॉर्ड में रखा गया था, जिसमें सबूत था कि पोल्ट्री को दिए जाने वाले गैर चिकित्सीय एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एंटीबायोटिक प्रतिरोधक उत्पन्न कर देते रहे। ठीक है, मुर्गा में या फिर जो भी पोल्ट्री में पाला जा रहा है, क्योंकि रहने की स्थिति अस्वच्छ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसके कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एंटीबायोटिक दिया जाता है, जल्दी से जल्दी ये मुर्गा या मुर्गी की विकास हो सके। इसके कारण जो है यहाँ पे एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है इनके शरीर में। इससे इसको खाने से और भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं मानव के स्वास्थ्य पे। तो इसमें आगे कहा जाता है कि अधिक खुले, स्वच्छ और हवादार रहने के स्थानों के साथ जानवरों को लगातार एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ पे भी खुले स्थान में इन जानवरों को पाला जाता है, इन पक्षियों को पाला जाता है, वहाँ पे इस तरह के एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं होती और उनका विकास अच्छे तरीके से होता है, जिससे उनके अंडे और मांस उपभोग के लिए सुरक्षित होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है सरकार के द्वारा कड़ाई से कुछ मानक को सही तरीके से निर्धारित करने चाहिए, खासकर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे सफाई को सुनिश्चित करना जरूरी हो, खुले स्थान को सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि पशु या पक्षी को सही तरीके का वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। सिफारिशें क्या क्या की गई है, तो मांस और अंडा उद्योगों में मुर्गियों के कल्याण के लिए 2 मसौदे नियम का एक सेट की सिफारिश की गई, जिसमें कहा गया है कि पशु कल्याण में सुधार के परिणाम स्वरूप बेहतर और सुरक्षित भोजन मिले। इसमें जानवरों की देखभाल, अपशिष्ट प्रबंधन और एंटीबायोटिक उपयोग सहित अन्य के लिए मौजूद कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार दिशा निर्देश निर्धारित किए जाएं। इसी में कहा जाता है एक सीपीसीबी के द्वारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पोल्ट्री उद्योग को अत्यधिक प्रदूषणकारी, इसी में ऑरेंज कैटेगरी उद्योग के रूप में जो है पुनर्वर्गीकृत किए जाने को देखते हुए पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन और प्रवर्तन के लिए सख्त निगरानी समय की मांग की गई है सीपीसीबी के द्वारा। ठीक है, और इसको जो है एक ऑरेंज कैटेगरी में लाने की बात की गई है जो भी पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है। तो बर्ड फ्लू का लगातार प्रकोप बढ़ने लगता है जैसे ही गर्मी बढ़ता है।
ठीक है। तो बर्ड फ्लू, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और जलवायु आपातकाल के आलोक में स्थिति का समाधान करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें सिंपली हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, तो मेनली जो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट उसी को कहा जाता है बे फॉरेस्ट या फिर वेस्ट लैंड, जहां उपयोग नहीं होता है, जो कि या तो गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में हो या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर कम्युनिटीज के अधिकार क्षेत्र में हो। जितने भी नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट हैं उसी को कहा जाता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, या फिर कुछ जो है गुजरात के पार्ट्स में जो बहुत ही ऊंचे दर में जो है कुछ जंगल हैं उसको जो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट के रूप में मान्यता दी गई है, जो मेनली जो है प्रबंधित किया जाता है वहां के स्थानीय समुदायों के द्वारा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो 19 फरवरी 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसी को कहा जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट FCCA 2023 ने अप्रैल की शुरुआत में अपनी वेबसाइट पर विभिन्न राज्य विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट अपलोड की। इसी से मेन जो है विभिन्न राज्य के विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट अपलोड की, यहीं से समस्या उत्पन्न हो गया था। तो यह अंतरिम आदेश जो है वन अधिनियम संशोधन 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने की एक जनहित याचिका के जवाब में था। तो याचिका में एक प्रमुख चिंता यह है कि अवर्गीकृत वन, इसी को कहा जाता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट की स्थिति, जिन्हें SEC मतलब कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कम्युनिटी के रिपोर्ट द्वारा पहचाना जाता था, ज्ञात नहीं था या उनकी पहचान हुई भी नहीं थी। ठीक है, इसलिए जो है इसी को कहा जाता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जो कि SEC की रिपोर्ट द्वारा पहचाना जाता था। तो FCAA क्या होता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसी को कहा जाता है अवर्गीकृत वन, जिसे डीम्ड वन के रूप में भी जाना जाता है, को उस स्थिति में केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी जब वहां पे जिस क्षेत्र को अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जाता है उस क्षेत्र में अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, जब कोई भी परियोजना प्रस्तावक उस भूमि को गैर वन उपयोग के लिए बदलना चाहता है, अवर्गीकृत या फिर समझे गए वनों, राजस्व, रेलवे और अन्य सरकारी संस्थानों, सामुदायिक वनों या फिर निजी स्वामित्व के अंतर्गत हो सकते हैं, लेकिन अधिसूचित नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए जो है परमिशन लेना होगा। अगर इस क्षेत्र में इस तरह के कोई भी सरकारी कार्य भी होते हैं तभी जो है केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। अब देख लेते हैं क्या इन वनों की पहचान कर ली गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया ने अब अपनी वेबसाइट पर SEC मतलब कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट अपलोड कर दी है। वे एक गंभीर तस्वीर उजागर करते हैं। किसी भी राज्य ने अगर अनक्लास्ड वनों की पहचान, स्थिति और स्थान पर सत्यापन योग्य डेटा अभी तक प्रदान नहीं किया है। ठीक है, तो वास्तव में जो है 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि गोवा हो गया, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने SEC का गठन ही नहीं किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो 7 स्टेट है इसने SEC का अभी तक गठन ही नहीं किया है और 23 राज्यों ने अपनी रिपोर्ट साझा की है, लेकिन केवल 17 ही जो है न्यायालय के निर्देश के अनुरूप है। ठीक है, देख सकते हैं कितना ज्यादा अव्यवहारिक कार्य किए जा रहे हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट के लिए। तो कई राज्यों ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान किया गया 1 महीना का छोटा सा वक्त था, उसमें जो है हर एक सर्वे को सही करना जो है राज्य सरकार के बस में नहीं है, ऐसा कहा गया राज्य सरकार के द्वारा। तो कार्य की प्रगति भारी थी और परिणाम स्वरूप भौतिक कैडेस्ट्रॉल सर्वेक्षण नहीं किया गया और न ही अवर्गीकृत वन भूमि का सीमांकन किया गया। इसलिए जो है इस तरह के 7 स्टेट जो है अभी तक एक SEC का गठन भी नहीं कर पाया है और 17 जो स्टेट दिए हैं उसके अलावा और भी जो कोई स्टेट है उसने अपना रिपोर्ट नहीं दिया है अनक्लास्ड वनों के सर्वेक्षण के लिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके प्रभाव क्या है। तो ऐसे वनों का नुकसान सभी राज्यों में एक आवर्ती विषय होने की संभावना और इसकी जांच की जानी चाहिए। तो यह भी स्पष्ट है कि आसानी से उपलब्ध रिपोर्ट से एकत्र किए गए अधूरे और असत्यापित डेटा का उपयोग करके रिपोर्ट जल्दबाजी में तैयार की गई है और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है। ठीक है, यह भी देखा जा रहा है जो 17 राज्य जो है जो SEC का रिपोर्ट दिए हैं वो भी जो है अपर्याप्त दिख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के ये केस याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के गोदा बर्मन आदेश को लागू किया जाना चाहिए। क्यों लागू किया जाना चाहिए? तो ऐसा करने में विफलता जो है वो भारतीय वन नीति की आवश्यकताओं को प्राप्त करने का एक खोया हुआ अवसर है, जिसमें मैदानी इलाकों में 33% और पहाड़ी इलाकों में 66% वन क्षेत्र की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो ये केस याद रखेगा गोदा बर्मन का आदेश। तो
एसईसी रिपोर्ट की जांच किए बिना फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट को प्रख्यापित करना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया की ओर से परिश्रम की कमी को दर्शाता है और इसके भारत के पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। तो जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है और राष्ट्रीय सरकार को और केंद्र सरकार को 1996 के फैसले के अनुसार वन क्षेत्रों की फिर से पहचान करने, पुनः प्राप्त करने और उनकी रक्षा करने के लिए एक सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने देखा मेनली जो ध्यान रखने की बात है अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता क्या है। ठीक है, अगर वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो वहां पे केंद्र सरकार का परमिशन लेने की आवश्यकता है, ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सकता है। अब ये छोटा सा आर्टिकल देख लेते हैं कि एक जो है इटली के एक सिटी जो है वेनिस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 25 अप्रैल को ही जो है वेनिस एक सिटी है इटली में जहां पे ओवर टूरिज्म को कंट्रोल करने के लिए एंट्री फीस लगाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एंट्री फीस लगाया गया है वो भी 5 यूरो, जहां पे 8:30 बजे से 4 बजे तक का समय दिया गया है, जिसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी दिए गए हैं स्थानीय लोगों को, जैसे कि चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चिल्ड्रंस अगर 14 साल से कम के हों या फिर वहाँ का स्थानीय लोग हैं तो इन लोगों को जो है एंट्री फीस नहीं देना होगा। ठीक है, और ये मेनली जो है अभी वर्तमान समय में अभी का समय वहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। 29 पीक डेज फ्रॉम अप्रैल 25 टू जुलाई 14 तक जो है इसको एप्लीकेबल रखा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सभी देश जो है वो अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लगातार कार्य करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है वेनिस, जो कि इटली का एक सिटी है जो अपने ओवर टूरिज्म को कम करने के लिए वहां पे उस सिटी में एंट्री के लिए एंट्री फीस लगा दिया है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये थे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, तो कैसा रहा आज का डिस्कशन प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा